प्यारे बच्चों आदाब। काफ़ी लंबे अरसे के बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और इससे पहले मैंने 7th क्लास की कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की है। तो आज से मैं 7th क्लास की वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ और ये वीडियोस सारी की सारी उर्दू सब्जेक्ट के रिलेटेड ही होंगी। तो आज हम आपकी किताब की जो पहली नज़म पढ़ने वाले हैं उसका अनवान है मेरा वतन। ये एक बहुत ही प्यारी नज़म है। आप इस नज़म को अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये नज़म पूरी की पूरी समझ में आ जाएगी। और अगर आपको ये नज़म पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी इससे मदद मिल सके। तो आइए वक्त को ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, नज़म को शुरू करने से पहले हम इसके अल्फाज मानी देख लेते हैं ताकि ये नज़म आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये है इसके अल्फाज मानी। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा है कुमरी। फाख्ता की किस्म का एक परिंदा, इसकी आवाज़ नहायत गूंजदार होती है। उसके बाद है चकोर। तितर की किस्म का एक परिंदा, इसे चांद का आशिक भी कहते हैं। उसके बाद है बन। बन यानी जंगल, सरसब्ज़, हरा भरा या फिर तरोताज़ा। इसके बाद है गले। गले होता है अनाज, मेवे, खुश्क फल, बादाम, अखरोट और किशमिश वगैरह। तरकारियाँ कहते हैं सब्जियों को, यहाँ पे लिखा है सब्जियाँ। इसके बाद है गुलकारियाँ, नक्काशी करना, गुल बूटे बनाना, फूल तराशना। आगे चलते हैं सैराब। सैराब होता है पानी से भरा हुआ तरोताज़ा। ज़रखेज़, जिस ज़मीन में पैदावार ज़्यादा होती है या फिर उपजाऊ भी आप कह सकते हैं। चश्मा। चश्मा होता है ज़मीन से उबलता हुआ पानी या सोता। रवां। रवां होता है बहता हुआ। फरदोस होता है जन्नत या बहशत। गुमा होता है शक, शोभा या वहम। इसके बाद है दिलकश। दिलकश होता है दिल पसंद, दिल को लुभाने वाला, या फिर हम ये भी कह सकते हैं दिल को अच्छा लगने वाला। बाग अरम होता है जन्नत का बाग। बाग अदन होता है जन्नत का वो बाग जिसमें हज़रत आदम को रखा गया था। तो ये थे इसके अल्फाज मानी। अब हम नज़म को पढ़ना शुरू करते हैं और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि नज़म को पढ़ने से पहले आप इन अल्फाज मानी को अच्छे से याद कर लें ताकि ये नज़म आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आइए नज़म को पढ़ते हैं। मेरा वतन। ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। वो चिड़िया वो तोता, वो मैना वो मोर, वो कोयल वो बुलबुल, वो कुमरी चकोर। वो झीलों की लहरें, वो दरिया का ज़ोर, वो झरनों का गिरना, वो पानी का शोर। वो सरसब्ज़ इसके पहाड़ और बन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। तो इस नज़म में शायर ने अपने वतन के बारे में लिखा है कि उसका वतन जो है वो किस तरह का है, किस तरह की खूबसूरती जो है वो उसमें बसी हुई है। तो यहाँ पर शायर साहब फरमाते हैं कि मेरे वतन में मुख्तलिफ़ किस्म की चिड़ियाँ हैं, तोते हैं, मैना है, मोर हैं, कोयल है, बुलबुल है, कुमरी है और चकोर है। ये सारे के सारे परिंदे हैं जिनका इस नज़म में शायर ने ज़िक्र किया है। उसके बाद इनका कहना है कि यहाँ पर झीलों की लहरें हैं और दरिया का ज़ोर भी है। यहाँ पर काफ़ी ऊंचाई से झरने भी गिरते हैं और पानी का शोर भी यहाँ पर सुनाई देता है। और यहाँ पर जितने भी जो पहाड़ और वन हैं वो सरसब्ज़ हैं यानी हरे भरे हैं। और आखिर में शायर साहब फरमाते हैं कि इस तरह का जो है वो मेरा वतन है। यहाँ पे लिखा है वो गले
वो मेवे वो तरकारियाँ, वो खुश रंग फूलों की गुलकारियाँ, वो सरसब्ज बागों की फुलवारियाँ, वो सैराब और खुशनुमा क्यारियाँ, ज़मीनें वो सरखेज़ दिलकश चमन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। यहाँ पर शायर साहब फरमाते हैं कि मेरे वतन में तरह तरह के अनाज पाए जाते हैं। यहाँ पर मेवे हैं, मेवे हमने यहाँ पर देखा था, मेवे कहते हैं खुश्क फलों को, और तरकारियाँ होती हैं सब्जियाँ, खुश रंग फूलों की गुलकारियाँ। गुलकारियाँ होता है गुल बूटे बनाना या फिर नक्काशी करना। आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर नक्काशी की गई होती है, यानी कि जिन पर मुख्तलिफ़ किस्म के फल फूल जो होते हैं वो बनाए गए होते हैं और इस चीज़ को इस तरह करके बहुत खूबसूरत बनाया गया होता है। वो सरसब्ज़ बागों की फुलवारियाँ, वो सैराब और खुशनुमा क्यारियाँ। क्यारियाँ तो आपको पता है, जो फूलों का बाग होता है वहाँ पर कुछ क्यारियाँ बनाई जाती हैं और वहाँ पर फूलों को उगाया जाता है। तो शायर साहब का यही कहना है कि मेरे वतन में अलग अलग तरह के अनाज उगाए जाते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के मेवे हैं, सब्ज़ियाँ हैं और बहुत ही खूबसूरत फूल यहाँ पर पाए जाते हैं। सरसब्ज़ बाग यानी हरे भरे बाग हैं, वो सैराब और खुशनुमा क्यारियाँ, और यहाँ पर खुशनुमा यानी खूबसूरत क्यारियाँ भी यहाँ पर हैं। ज़मीनें वो ज़रखेज़ दिलकश चमन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। यहाँ की जो ज़मीनें हैं वो ज़रखेज़ हैं। ज़रखेज़ का मतलब अभी हमने यहाँ पर समझा था कि वो ज़मीन यहाँ पर पैदावार बहुत अच्छी होती हो, और हमारा जो चमन कहते हैं फूलों के बाग को, और यहाँ पर जो फूलों के बाग हैं वो भी बेहद खूबसूरत हैं। तो यहाँ पर शायर ने इस नज़म में वतन की जितनी भी खूबसूरती है उस सारी खूबसूरती को बयान करने की कोशिश की है। तो आइए आगे हम देखते हैं आगे क्या लिखा है इस नज़म में। यहाँ पे देखते हैं, पहाड़ों का मंजर बनू का समा, हैं इनमें हज़ारों ही चश्मे रवा, कहाँ तक बयां इसकी हूँ खूबियाँ, है फिरदौस का इस चमन पर गुमा, ये बागे अरम है या बागे अदन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। तो यहाँ पर शायर साहब का कहना है कि यहाँ पर पहाड़ों का मंजर, बनू का समा, बन कहते हैं जंगल को, और बनू है बन की जमा यानी जंगलों। यहाँ पर जितने भी जंगल हैं उनका जो समा है, उनकी जो खूबसूरती है, जो मंज़र है, वो वाकई में देखने लायक है। और इनमें हज़ारों ही चश्मे रुवा हैं, यानी कि यहाँ पर हज़ारों चश्मे बह रहे हैं। कहाँ तक बयां इसकी हूँ खूबियाँ, है फिरदौस का इस चमन पर गुमा। यहाँ पर शायर साहब का ये कहना है कि मुझ में इतनी सलाहियत नहीं कि मैं अपने वतन की सारी जो खूबियाँ हैं इस नज़म में बयां कर सकूं। इस वतन को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये जैसे जन्नत का बाग है। ये बागे आरम है, ये बागे अदन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। यहाँ पर हमने जो अल्फाज मैंने पढ़े थे उसमें ये पढ़ा था हमने कि जो बागे आरम होता है उसका मतलब होता है जन्नत का बाग, और जो बागे अदन होता है इसका मतलब भी होता है जन्नत का बाग। लेकिन जो बागे अदन है, यहाँ पर हमने ये पढ़ा था कि ये जन्नत का वो बाग है, यहाँ पर हज़रत आदम को रखा गया था। तो इस पूरी नज़म को लिखने के बाद शायर को ये लगता है कि ये मेरा वतन जो है ये एक जन्नत की तरह है, इसको मैं जन्नत का बाग कह सकता हूँ, इसकी खूबसूरती इतनी हसीन है। तो इस नज़म को जो लिखने वाले शायर हैं उनका नाम है शफ़ी अल-दीन नैयर, ये इनका पूरा नाम है शफ़ी अल-दीन नैयर। तो ये थी नज़म। इस नज़म में हमने हमारे वतन की जितनी भी खूबियाँ थी उनको अच्छे से पढ़ा। शायर ने भरपूर कोशिश की है कि वतन की जितनी भी खूबसूरती है, चाहे वो वन हों, पहाड़ हों, परिंदे हों या फिर झरने हों, हरे भरे खेत हों, जो जो भी खूबसूरती है
उस सारी की सारी खूबसूरती को इस नज़म में बयां किया है। तो इसी के साथ ये नज़म ख़त्म होती है और आगे हम इसके अल्फाज मैंने तो हमने पहले पढ़ लिए हैं, लेकिन इसके जो सवाल जवाब हैं या फिर जो भी इसका बाकी जो हिस्सा बचता है उसको हम बाद में करेंगे। तब तक आप इस नज़म को दोबारा से पढ़िए, इसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिए। और अगर आपको कहीं पे ये नज़म समझ में नहीं आती है तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपको ये नज़म समझ में आ जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें।